वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बच्चों उम्मीद करता हूँ पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। बच्चों आज हम लोग कौन सा चैप्टर फिजिक्स का रिवाइज करने चल रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कितने तरह का होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, कोई कार अगर हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रही है तो कौन है जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक धागे से पत्थर को बांध के अगर हम वर्टिकल घुमाएं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालते हैं, मिनिमम वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, रेडियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कैसे निकलता है, अगर कोई रॉड को मूव कराएं तो क्या होता है, अगर कोई हेमिस्फेयर है उस पर एक ऑब्जेक्ट को रखें तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने एंगल पर वो कांटेक्ट छोड़ेगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे कंसेप्ट्स को बेटा हम लोग आज रिवाइज करने चल रहे हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, आप वीडियो को पूरा देखो और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ। जल्दबाजी नहीं करनी है, कम टाइम में हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग जल्दी कर रहे हैं, तब उसमें बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। बच्चों सर्कुलर मोशन कितने तरह का होता है? सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि जबकि बॉडी एक निश्चित समय में एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, मतलब उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वो एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर रही है तो वो लगातार कांस्टेंट है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करो तो क्या होगा, कभी वो एक सेकंड में एक चक्कर लगा रही थी, अब वो एक सेकंड में 2 चक्कर लगाने लगी, 3 चक्कर लगाने लगी, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों अगर बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जैसे अगर कोई बॉडी है, किसी धागे से पत्थर को बांध के हम घुमा रहे हैं तो वेलोसिटी टेंजेंट पर होती है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट, मतलब अगर धागे से पत्थर को बांध के हम गोल घुमा रहे हो और किसी कारण धागा अगर टूट जाए तो पत्थर बेटा किधर जाएगा? बोलो किधर जाएगा? टेंजेंट। तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होगी। तो वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पर, चूंकि जब टेंजेंट खींचोगे तो अलग अलग आएगी, तो वेलोसिटी चेंज करेगी। स्पीड ये सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड पर कोई असर नहीं आएगा। वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पर चूंकि लेंगे तो टेंजेंट लेने के कारण वो अलग अलग होगी। वो जो रेडियल एक्सेलरेशन ये क्या होता है? ये होता है v²/r, यानी एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसको बेटा आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हो, जो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, इसीलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब अगर कोई एक्सेलरेशन है तो अंडरस्टूड है कोई ना कोई फोर्स भी जरूर लग रही होगी, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कितने के बराबर होती है? mv²/r। तो बेटा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी चेंज करेगी, किसके कारण? अपने डायरेक्शन के कारण, लेकिन स्पीड उसकी सेम रहेगी। रेडियल एक्सेलरेशन या कह लें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ। रेडियल या सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ऑब्वियसली ये उधर ही होगी जिधर की रेडियल फोर्स है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इस केस में कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। एक बात बेटा आप लोग और ध्यान रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नई किस्म की फोर्स नहीं है। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकती है। जैसे धागे से पत्थर को बांध के अगर घुमा रहे हैं तो धागे में लगने वाला टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक बेटा, जैसे किसी बैंक का कोई मैनेजर है तो मैनेजर एक पोस्ट हो गई, उसका काम शर्मा जी भी कर सकते हैं, मिश्रा जी भी कर सकते हैं, मौर्य जी भी कर सकते हैं। ठीक, तो वो एक नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। धागे का टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। ठीक, अगर चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो उनके बीच में लगने वाली कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है? कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, उसमें कौन? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे है, तो कोई तो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। कौन? उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कोई भी फोर्स कर सकती है, इसलिए ये मत दिमाग में बैठाना कि वो कोई नए किस्म की फोर्स है। जैसे धागे में टेंशन होता था, स्प्रिंग होता था, तो जैसे वो फोर्सेज होती हैं वैसे ये नहीं है, वैसे ये नहीं है। ये एक कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होगी। तो ये बेटा क्या हो गया? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो गई। अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, बल्कि कहीं पे लिख भी लेते हैं, ये क्या है?
ये यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में काफ़ी चीज़ें तो सेम होंगी, ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें सेम भी होंगी। जैसे आप धागे से पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं, बस फ़र्क क्या है कि अब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब उसको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज करा रहे हो। वेलोसिटी अभी भी टेंजेंट होगी, रेडियल एक्सेलरेशन अभी भी सेंटर की तरफ होगा। बस बेटा इसमें एक एक्सेलरेशन और आ जाएगा, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी बोलते हैं। यानी ये क्या है, डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, यानी वेलोसिटी अपने मैग्नीट्यूड के कारण भी चेंज करेगी अब, और डायरेक्शन भी। अब यहाँ वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, यहाँ वेलोसिटी घट भी सकती है। किस कंडीशन में बोलो, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ तब तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो घटेगी। ठीक, तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलो, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन या डेसिलरेटरी सर्कुलर मोशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि रेडियल एक्सेलरेशन तो है ही है, मान लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग इधर शो कर दें बच्चों। इस केस में क्या होगा बोलो, स्पीड बढ़ रही होगी, घट रही होगी, बढ़ रही होगी। तो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम। बेटा इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हम लोगों को रिवाइज करने हैं, तो स्टे ट्यून्ड, साथ साथ में पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। और अगर कोई कंसेप्ट ऐसा लग रहा है जो तुमको नहीं आता है या वीक है तो उसको साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलो। ये होगा बेटा क्या, इसमें नेट एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब बेटा टेंजेंशियल फोर्स भी होगी, वो कितने के बराबर, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब बेटा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। इसलिए एक आदत जरूर बनाओ कि अगर सर्कुलर या मैग्नेटिज्म या रोटेशनल, तीनों में ही काम आ जाएगा ये कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन कहता है सिर्फ एक्सेलरेशन बेटा तो क्या समझो उसको, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन बोला तो क्या समझोगे, उसे रेडियल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट समझना। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें स्पीड चेंज कर रही है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज कर रहा है, हर जगह टेंजेंट पे खींचोगे तो। रेडियल एक्सेलरेशन बेटा ये भी वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब ये डिपेंड करता है कौन सी फोर्स है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। तो इस कंडीशन में स्पीड बढ़ रही होगी, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन बेटा लगता तो क्या होता, उसकी स्पीड घट रही होती। क्लियर, बढ़े यहाँ से आगे, ठीक ना। चलो बेटा, अगर कहीं कोई किसी भी तरह का अगर कहीं कोई डाउट होगा तो उसको तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख करके। और कमेंट बॉक्स में बेटा ये जरूर लिख करके बताओ कि ये सब जो सीरीज़ चल रही है ये तुम लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है, इससे कितना हेल्प मिल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है किसी टेबल पर, किसी टर्न टेबल पर जो कि रोटेट कर रही है। केस समझ में आ रहा है कैसा है, जैसे मान लो ये कोई टेबल है और तुमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और वो ऑब्जेक्ट ऐसे, टेबल ऐसे घूम रहा है और ऑब्जेक्ट उसी के साथ साथ घूम रहा है। अब बेटा एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल परमानेंट बैठा लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसी जरूर होगी जो उसे सेंटर की तरफ खींचे, जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो इस कंडीशन में बेटा कौन सी फोर्स होगी, इस पर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स, यानी म्यू एम जी, ये इससे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। और जो कंसेप्ट टर्न टेबल का है, यानी किसी टेबल पर ऑब्जेक्ट को रखा और तब उसको घुमा रहे हैं, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट बेटा जानते हो किसका है, जानते हो, ब्लेड का। जैसे कोई फैन ब्लेड है और फैन ऐसे घूम रहा है तो जो उसके ब्लेड्स हैं उसमें भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तुमने, तो अगर वो ऑब्जेक्ट साथ साथ घूम रहा है तो उस पर भी कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, बोलो कौन सी फोर्स है, कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट अगर कोई रोड पे, जैसे ये कोई रोड है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है बेटा। हॉरिजॉन्टल रोड का मतलब कि वो रोड तिरछी नहीं बनी हुई है,
एकदम समतल रोड, एकदम समतल रोड है ये। अब अगर इस पर कोई गाड़ी चल रही है तो बेटा वो भी तो सर्कल का ही हिस्सा है ना, बोलो, वो भी तो सर्कल का ही हिस्सा है। तो उसको भी कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देता है? उसको भी फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी बेटा अगर आपने एक बार ये कंसेप्ट समझ लिया है तो ये हर जगह चल जा रहा है, वो टर्न टेबल पे भी चल जा रहा है, वो फैन ब्लेड पे भी चल जा रहा है, और उसी में अगर कोई कार है, कोई ट्रक है, वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब वो सर्कुलर पाथ पे है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। नहीं सर रोटेट करना समीर सर ने बताया था, ट्रक का रोटेट करना, बेटा इसकी बात नहीं है, मतलब सर्कुलर पाथ पे है। तो उस पर बेटा कौन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है। ठीक है ना, ईजी है। अब बेटा इसमें आप एक चीज़ ये देख रहे हो कि मास तो कट गया, इसका मतलब कितनी स्पीड से कोई गाड़ी चल सकती है किसी हॉरिजॉन्टल टर्न पर, ये उसके मास से इंडिपेंडेंट है। ये इस बात पर डिपेंड है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, जी की वैल्यू और रेडियस पर, वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब मान लो बेटा इस डाटा को रखने पर तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड मिला, मान लो किसी पाथ पे तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड मिला। अब इस बात को सोचो जरा कि ठीक है भाई, एक शहर के अंदर तो गाड़ियाँ स्लो टर्निंग लें, बात समझ में आती है, लेकिन अब यही समस्या बन जाएगी कहाँ पे? अगर हाईवेज़ हैं। अब हाईवेज़ पर यह कहा जाए कि नहीं आप इसलिए स्लो चलाइए गाड़ी क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगी, तो क्या ये बात लॉजिकल है? क्योंकि जहाँ एक शहर से दूसरे शहर कोई सामान जा रहा है, कोई फल जा रहा है, अब उससे कहा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगी तो एक काम करिए धीरे धीरे चलाइएगा, पता चल रहा है एक शहर से दूसरे शहर तक जाते जाते उसका फल ही सड़ गया। तो इसका मतलब अब आपको इस स्पीड को बढ़ाने का कोई जुगाड़ सोचना है, स्पीड को बढ़ाने का कोई जुगाड़ सोचना है। तो बेटा वो कैसे होता है? वो होता है बैंकिंग ऑफ कर्व से, या कह लो बैंकिंग ऑफ रोड से। उसमें क्या करते हैं? एक बात तो होता है भाई, फ्रिक्शन से तो अपना काम चलना नहीं है सिर्फ, तो उसमें रोड को थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड को थोड़ा तिरछा बनाते हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई ऐसी फोर्स ढूंढनी पड़ेगी जो एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा क्या करे? प्रोवाइड करे। तो अगर कोई गाड़ी, जैसे कोई सड़क को तिरछा बना दिया गया, अब बेटा इतना भी तिरछा नहीं होता कि गाड़ी पर चल रहा है, खड़ा किया तो सड़क के नीचे आ गई। अब ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है, ठीक है। तो इस पर नॉर्मल फोर्स बेटा किधर होती है? ऐसे, वेट किधर है? नीचे है इस गाड़ी का। इसका एक कंपोनेंट इधर, कौन सा? mg, बल्कि काम करते हैं n को रिजॉल्व करते हैं, n को, ज़्यादा आसान हो जाएगा डेरिवेशन। ये एंगल भी थीटा है, तो बेटा ये इधर क्या है? n cos थीटा। बेटा ये वेक्टर का कंसेप्ट है, अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो वेक्टर्स का भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज़ में, बच्चों आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ तो उसमें जो चैप्टर्स का क्विक रिवीजन सीरीज़ में वीडियो लोड है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो बेटा इक्वेशन क्या बन गई? n sin थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया और n cos थीटा ने किसको बैलेंस किया? बोलो, mg को। तो डिवाइड कर दिया तो बोलो क्या आया? tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। इसका मतलब बेटा ये निकला कि अगर आप ये चाहते हो कि गाड़ी उस रोड से बगैर स्लिप किए, बगैर स्किड किए गुजरे, तो रोड को कितने एंगल पर आपको उठाना पड़ेगा, ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया। तुम लोगों ने देखा होगा सड़कों पे लिखा रहता है, जैसे बैंड होता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो बेटा वहाँ पर वो इसी कंसेप्ट से आता है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये फार्मूला लिख दिया जाए, ड्राइवर बैठ करके अपना कैलकुलेट करे कि कितनी स्पीड से हमको चलना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस केस में तुमने ये देखा कि अगर बैंक को थोड़ा तिरछा, रोड को थोड़ा तिरछा बना दें तो अपना काम चल जाएगा बगैर फ्रिक्शन के। यानी अगर कोई इस स्पीड से चले, कौन सी स्पीड से बेटा? ये जो स्पीड प्रेस्क्राइब्ड है, यानी कितनी? √rg tan थीटा। अगर वो इतने से चलेगा तब तो कोई समस्या नहीं है उसके सामने। लेकिन अगर वो मान लो इससे ज़्यादा की स्पीड लेता है, तो अगर उसने स्पीड लिया √rg tan थीटा से ज़्यादा की, तो उस कंडीशन में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग के
उसे एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी तब, एन कॉस थीटा ये ऊपर की तरफ है, और बेटा ये किसको किसको बैलेंस करेगा, अब फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा यानी एम जी प्लस क्या लिखे बोलो, यस एफ साइन थीटा, और एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और यहां से बेटा जब आप f की वैल्यू म्यू एन ले लोगे तो आपको v की वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैक्सिमम है। मतलब बेटा इसके इस कंसेप्ट को तुम्हें यूज़ कहाँ पे करना है, जबकि जो स्पीड ली जाए वो रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर 10 से ज़्यादा स्पीड हो गई तो फ्रिक्शन इनवर्ड लगेगा और उसका एक कंपोनेंट मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने लगेगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना इससे आगे का, तो एफ को म्यू एन रखे उसके बाद इक्वेशन निकाल सकते हो। बेटा हम लोग कोई क्विक रिवीजन सीरीज है तो क्वेश्चन ये करना है कि इसमें हम लोग जितना फास्ट चलें। अच्छा, अगला कंसेप्ट, मान लो कि अगर v लेस देन आर जी टेन थीटा हो, मतलब ये 10 है और वो गुजरना चाह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इसमें अंदर की तरफ लगा है, फ्रिक्शन बाहर की तरफ लग करके उसको बचाता है। उस स्थिति में बेटा क्या इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ जहाँ तुमने f लिया है वहाँ माइनस एफ कर लेना, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो रोड को इसलिए बेंडिंग किया जाता है ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो उस पर से ज़्यादा स्पीड से गुजर सकें, ताकि एक एक्स्ट्रा फोर्स, नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। यही चीज़ बेटा जो साइकिलिस्ट कोई होता है, जैसे कोई साइकिलिस्ट जा रहा है, जैसे ये मान लो कोई साइकिल वाला है, ठीक है, ठीक है, साइकिल चलाते होगे तुम लोग, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, हाँ सर सब कुछ चलाते हैं। देखो ये ऐसे चौराहा है तो क्या होता है, जब तुम इस पर से गुजरते हो तो थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हो। क्यों झुक जाते हो भाई, आखिरकार क्या तुमने कहीं ये दिखा हुआ देखा कि आप अगर चौराहे पर से गुजर रहे हैं तो चौराहे के सम्मान में थोड़ा सा झुक जाएं, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्यों होता है तब ये बेटा, जब तुम थोड़ा तिरछा हो जाते हो, जैसे मान लो ये कोई, इसको गाड़ी मान लें हम लोग, तो लोग मान लो कि ये गाड़ी है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी बेटा नॉर्मल फोर्स, ये एंगल थीटा, ये गाड़ी ऐसी है, यानी ये जो चौराहा है ये इधर है और ये ऐसे गुजर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट यानी एन कॉस थीटा ऊपर, वेट को मान लो बेटा अगर हम इसी पॉइंट पे दिखाते हैं तो वेट नीचे, और इस एन का साइन कंपोनेंट ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने लगेगा। इसका मतलब बेटा बिल्कुल यही इक्वेशन फिर से बन जाएगी, एन साइन थीटा ये उस साइक्लिस्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा, डिवाइड करने पर यही इक्वेशन आ जाएगी। तो बेटा आप ये ध्यान रखो कि ये जो इक्वेशन आपने सीखा यानी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी जो आपने सीखा, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है साइकिलिस्ट के लिए भी। तुमने बेटा देखा होगा जब कोई गाड़ी, जब वो मोटरसाइकिल वाले चलते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से चलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट जैसे लेट से जाते हैं, जैसे लगता है कि बिल्कुल वो सड़क पर एकदम जैसे लग रहा है सड़क को छू ही रहे हो। तो जो कोई जितनी ज़्यादा स्पीड आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको एंगल लेना पड़ेगा, और ये एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ में। ठीक है बेटा, हम लोग अब अभी इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के भी, रॉड के भी कई कंसेप्ट्स हैं, तो साथ साथ में कवर करते हुए चलो बढ़े आगे। बेटा एक वैरायटी क्वेश्चन की ऐसे बन जाती है कि जैसे कोई गाड़ी ऐसे चल रही है, मान लो किसी ऐसे सरफेस पर है, अब ये मत कहना सर इस गाड़ी इस गड्ढे से निकलेगी कैसे, और इस जगह पर तुमसे नॉर्मल फोर्स को कंपेयर करने को बोला जाए। मान लो ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, कोई गाड़ी इस पे से ऐसे गुजर रही है और तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स पर बेटा नॉर्मल फोर्स को कंपेयर करने को बोला जाए, इस पॉइंट को ए और बी नाम दे दें। ठीक है, पहले फिगर को समझ लेते हैं कि कोई सड़क है, कुछ ऐसी सड़क है, सर यहाँ से तो फिर ऐसे सीधे निकल जाएगा, मान लेते हैं कि ऐसे नहीं निकल रहा, और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और हमें करना क्या है, हमें इन दो पॉइंट्स पर, ए और बी पॉइंट्स पर नॉर्मल फोर्सेस को कंसीडर करना है या कंपेयर करना है। तो बेटा जब इस जगह पर है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। तो बेटा इस पॉइंट पर जब इक्वेशन बनाओगे तो सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, एम जी, क्योंकि सेंटर नीचे है, एम जी माइनस एन ए इक्वल टू
एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन। यानी एन ए बेटा ये बराबर किसके है, ये बराबर है एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इसकी इक्वेशन अपने आप बनाओ, कैसे बनेगी, नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट नीचे, तो बेटा यहां की नॉर्मल फोर्स की इक्वेशन क्या बनाओगे, नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो बेटा नॉर्मल फोर्स कितनी हो गई, नॉर्मल फोर्स कितनी हो गई बोलो, एम जी को उठा के इधर ले जाओ, तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब क्या बेटा आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि नॉर्मल फोर्स कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम, ठीक, एन ए और एन बी को क्या कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। बोलो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, बोलो एन बी ग्रेटर देन एन ए, ठीक है। तो एक वैरायटी बेटा ये बन जाती है क्वेश्चन की, जिसमें कि तुमसे जैसे अगर अलग अलग पॉइंट पर नॉर्मल फोर्सेस मांग ली जाएं तो तुम उसको निकाल सकते हो, ठीक। बढ़ा जाए आगे बेटा यहाँ से, चलो फटाफट बढ़ते हैं, बड़ा तेजी से बढ़ते हैं अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो स्पीड है वो भी वेरी करेगी और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी मौजूद होगा। सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी धागे से पत्थर को बांध के गोल घुमाया। बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हमेशा फ्रेम होते आए हैं, हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल या एक केस ये लेते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तुमने एक धागे से पत्थर को बांधा और तुम उसको ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हो। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, टॉप मोस्ट पोजिशन इस पॉइंट को नाम दे दो बेटा क्या, सी, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक धागे से पत्थर को बांधा और तुम उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हो। बेटा थोड़ा इमेजिन करो, तुमने अगर अपने हाथ में एक जैसे धागे को ऐसे लपेट के और तुम उसको अगर ऐसे गोल घुमा रहे हो तो जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड घटती जाएगी, ऊपर से नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसे घूम रहा है। अब तुम इसी मोशन को स्टडी कर रहे हो। ए पॉइंट पर टेंशन सेंटर की तरफ, वेट नीचे, बी पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, बी पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ है, टेंशन सेंटर की तरफ। बेटा ये वेलोसिटी एट पॉइंट सी, टेंशन सेंटर की तरफ, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ होता है। बेटा यहाँ पे आपने एम को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ए पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बेटा जैसे तुमने अभी वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही कर लोगे। टेंशन ए पॉइंट पर टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर, जहाँ की बेटा क्या है, आर क्या है, आर उसका रेडियस है, किसका रेडियस, ये सर्कल का, या आप ये कह लो कि धागे की लंबाई है। और इसी तरह से बेटा यहाँ की क्वेश्चन बोलो क्या बननी चाहिए, टेंशन बी पॉइंट पर यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। सी पॉइंट दोनों मिलकर के टेंशन और एम जी दोनों मिलकर के उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन बनी, ठीक है। अब ये तो केस बेटा क्या हो गया, ये तो एक हो गया जनरल केस कि तुम्हें किसी भी पॉइंट पर टेंशन अगर निकालना हो तो तुम इस फॉर्मूले से ऐसे निकाल सकते हो, ये 3 पॉइंट्स। अब अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट चुन लें जो कि बीच में कहीं है और वहाँ तुमसे एग्जामिनर मांग ले, तब उसमें क्या करोगे बोलो तो। मान लो ये एंगल इस पर दे दिया जाए, इसको कोई पॉइंट नाम दे देते हैं, चलो डी, पॉइंट डी, और ये एंगल है थीटा, यहाँ पर वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी एट पॉइंट डी। तो टेंशन सेंटर की तरफ, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ होता है, ये वेट ऐसे नीचे की तरफ, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो बच्चों डी पॉइंट पर बोलो क्या इक्वेशन बननी चाहिए, टी, आगे mg का कौन सा कंपोनेंट, mg cos 90 माइनस थीटा, दैट इज बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो इस पर कितने का सेंट्रीपिटल फोर्स, mg साइन थीटा इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर बाई आर। अब इसमें आगे हम लोग
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, रॉड का केस कैसे होगा, और भी कई कंसेप्ट है बेटा। तो साथ साथ में बने रहो, वीडियो को पूरा देखो और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाओ। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है बेटा सिलेक्शन के लिए, कहीं भी कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये मिल गया हम लोगों को। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे टेंशन तुमको निकालना हो तो तुम वेलोसिटीज़ की रिलेशन भी बना लेना। कैसे बना लोगे? जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, बच्चों ये हाइट आर है तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gr, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2r डबल रेडियस। इस तरह से तुम इक्वेशंस को इसमें बना सकते हो। मिनिमम केस के लिए बेटा क्या ध्यान रखो, मिनिमम केस के लिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी को टेंशन एट पॉइंट सी को ज़ीरो कर दो। यानी टॉप मोस्ट पोजिशन पे तुम टेंशन को अगर ज़ीरो कर दो तो वेलोसिटी सी पॉइंट पर मिनिमम आती है √gr। बी पॉइंट पर यानी बीच वाली पोजीशन पे कितनी आती है बोलो, √3gr। और ए पॉइंट पर यानी बिलो मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड होती है कितने की, √5gr। ये जो कंसेप्ट बेटा तुमने देखा जिसमें धागे से पत्थर को बांध के गोल घुमा रहे हो, बिल्कुल यही कंसेप्ट एज इट इज़ यही कंसेप्ट चला देना। अगर तुमसे कहा जाए वो जो स्फेयर के अंदर ब्लॉक मूव करता है, मौत का कुआं वाला कंसेप्ट देखा है, जैसे सर्कस में देखा है, मौत का जो कुआं बड़ा सा ग्लोब होता है, उसमें बाइक से लेकर के जाते हैं या कार से बड़ी तेज़ चलाते हैं। वो क्यों तेज़ चलाते हैं? क्योंकि उनको डर लग रहा होता है अंदर? नहीं बेटा, वही कंडीशन है कि कम से कम इतनी स्पीड तुमको लेके चलनी पड़ेगी इन पॉइंट्स पर। तो बेटा क्या काम करना, जो कंसेप्ट तुमने यहाँ सीखा है टेंशन का, वही कंसेप्ट एज इट इज़ इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। यानी इस जगह पर उसकी कम से कम स्पीड होनी चाहिए √5gr, √3gr, √gr। जो काम इस इक्वेशन में टेंशन कर रहा है वो बेटा इस जगह पे कौन करेगा, इस जगह पे कौन करेगा, वो नॉर्मल फोर्सेस। बाकी सारा कंसेप्ट एज इट इज़ सेम है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर पूछ ले, चलो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितने का है। तो अगर धागे से बांध के तुमने पत्थर को बेटा घुमाया है तो क्या करो, बस जी का कंपोनेंट देखो, जी का वो कंपोनेंट देखो जो कि वेलोसिटी के एक्सिस पर है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है तो जी तो नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। जब ये बॉल यहाँ पहुँची, इसकी वेलोसिटी इधर है, जी नीचे की तरफ है, यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जी। अब चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, तो आप उसको माइनस साइन से दिखा दोगे। अब बेटा इसके बारे में तुम लोग खुद सोचो, वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर इधर है, टेंजेंट है, ये वेलोसिटी है, जी नीचे की तरफ, तो बेटा इस जगह पर भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना, 0। किसी जनरल पॉइंट पे लिया जाए तो चलो अब ये एंगल ले लिया, मान लो थीटा, जो काम तुमने यहाँ पे किया है, तो जी ऐसे नीचे की तरफ, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो जी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये एक्सेलरेशन कितने का है, जी कॉस थीटा, और यही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और चूंकि ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है इसलिए यहाँ भी तुम माइनस साइन लगाओगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? बेटा अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछना उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में। ऑब्वियसली बेटा ये रनिंग क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो उसमें आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, या जो ऐप है फिजिक्स मूनशॉट का उसको डाउनलोड कर लो और उसमें अपने डाउट्स को, किसी भी तरह का डाउट, टॉपिक का, टेस्ट का, वो आप पूछ सकते हो। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, जब आप धागे से पत्थर को बांध के घुमा रहे हो। चलो अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर कोई रॉड हो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अगर एग्जामिनर तुमसे ये कह देना कि कोई रॉड है, रॉड, ठीक, तो उसमें क्या करना, जो बिलो मोस्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टल, और टॉप मोस्ट पॉइंट, इनमें से एक एक घटाते जाना। यानी बिलो मोस्ट पोजीशन पर उसको जो मिनिमम स्पीड चाहिए बेटा वो कितनी चाहिए, 5gr में से घटा दो तो 4gr। बहुत मन कर रहा होगा सर इस 4 को बाहर ले लें 2 से, बड़े मुश्किल से तो कैलकुलेशन मिली है।
बी पॉइंट क्या होगा बेटा बोलो? बी पॉइंट यानी हॉरिजॉन्टल पॉइंट, 3GR में से घटाओ कितना आएगा? 2GR। और टॉप मोस्ट पोजिशन पर सी टॉप मोस्ट पोजिशन पर सी पोजिशन पर वेलोसिटी को ज़ीरो कर दो। कंसेप्ट बेटा ये ध्यान रखो तुम लोग कि जब धागे से पत्थर को बांध के घुमाते हैं तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे क्या जीरो करते हैं? टेंशन। और जब रॉड को घुमा रहे होते हैं तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे क्या जीरो करते हैं? वेलोसिटी। और जो कंसेप्ट तुमने यहाँ पे सीखा बेटा वो यही कंसेप्ट एज इट इज़ बैठा देना। अगर एग्जामिनर तुमसे ये बोले कि एक रिंग है, एक वर्टिकल रिंग है और उसमें एक स्मॉल रिंग है, उसको मूव करा रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल इसी के जैसा है। यानी तुम रिंग को एक बार टॉप किसी तरह पहुंचा दो तो उसके बाद नीचे खिसक के तो अपने आप आ जाएगी। पूरा यही कंसेप्ट चल जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जामिनर तुमसे बोले कि हमने एक पाइप ले रखी है, ऐसे वर्टिकल पाइप, और उसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे अंदर, तो बताओ बेटा फिर वही केस बनाना, इसको किसी तरह से टॉप पर पहुँचा दो तो उसके बाद नीचे गिर के अपने आप आ जाएगा। यानी ये तीनों केसेस बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। और स्ट्रिंग वाला केस और ये जो मौत का कुआं वाला जो केस होता है ना, वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, चलो बेटा इसमें एक वैरायटी और कवर करके तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसमें हेमिस्फेयर पर एक ऑब्जेक्ट को रख के क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ वो नीचे कितने एंगल पर कांटेक्ट छोड़ेगा और वो उस समय ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर होगा। थोड़ा सा बेटा इसको, और बेटा किसी भी तरह का कोई डाउट हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछो। चलो अब देखो बेटा, जैसे ये है एक हेमिस्फेयर, इस पर तुमने एक ब्लॉक को रखा है और यहाँ से इसको स्लाइड करा दिया तो ये ऐसे नीचे नीचे आएगा। इस जगह पर आकर के अगर ये कांटेक्ट छोड़ देता है तो ये पूछा जाता है कि बताओ ये एंगल कितने का है। ठीक है, एक हेमिस्फेयर के टॉप पर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा है और तुम इसको जैसे यहाँ से रिलीज़ कर रहे हो तो ये ऐसे इतने एंगल पर जाकर के ये कांटेक्ट छोड़ देगा। तो ये पूछा जाए कि बताओ कितने एंगल पर कांटेक्ट छोड़ेगा, उस समय स्पीड क्या होगी एंड सो ऑन। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, वेट नीचे। बेटा अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। नॉर्मल फोर्स बल्कि ऐसे लिखते हैं mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स, ये उस समय की सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब बेटा ये देखो कि ये कितना नीचे गिरा है। ये टोटल अगर मान लो r रेडियस है तो ये r cos थीटा है, इसका मतलब ये कितना नीचे आया है? r माइनस r cos थीटा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फार्मूला चलाओ। 2a, ये s कितना है? r माइनस r cos थीटा। अब बेटा अगर इस जगह पर ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल फोर्स हो जानी चाहिए कितना? 0। तो इसको जब तुम 0 करोगे तो ये m से m कटेगा, तो हमारे पास बेटा एक रिलेशन आ गई क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? और इधर से बेटा तुम्हारे पास यही v स्क्वायर बराबर है किसके? इस r को बाहर निकाल लो, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो gr को इधर gr से उड़ाओ बेटा, कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इसको उठा के इधर ले आओ, 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 2/3। यानी ये वो एंगल है जिस पर कि बॉडी कांटेक्ट छोड़ देगी। यानी अगर हमने किसी ब्लॉक को रखा है तो इस पर वो इतने एंगल पर वो कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है, तो बच्चों ये रिवाइज किया आपने सर्कुलर मोशन को। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक, चैनल को बेटा अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखो, क्योंकि हम लोग इसी तरह से फिज़िक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स को, पहले तो सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नीट और जेईई मेंस 2022 में आप एक बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन निकालो। ठीक है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कैसा लगा, गिव ए पॉजिटिव कमेंट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों।